गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको क्रिया समझाने जा रही हूँ। क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। इसके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे मोर नाच रहा है, सूरज निकल रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इन वाक्यों में मोर, सूरज, पक्षी कर्ता हैं और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया है वह क्रिया है। जैसे नाच रहा है, निकल रहा है, उड़ रहे हैं। दूसरे वाक्य सूरज निकल रहा है। इस वाक्य में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः अर्थात अपने आप हुई है। इस प्रकार जो काम किए जाते हैं अथवा स्वतः होते हैं वे क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे दौड़, खा, पढ़, लिख, रो, हंस आदि। क्रिया का मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, इसमें ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सो प्लस ना सोना, इसमें भी ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लिख प्लस ना लिखना, इसमें भी क्रिया के मूल रूप धातु के साथ ना प्रत्यय जुड़कर लिखना शब्द बना है। उठ प्लस ना उठना, पी प्लस ना पीना, बैठ प्लस ना बैठना। क्रिया शब्दों का प्रयोग। क्रिया शब्दों के प्रयोग में लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है, अर्थात लिंग और वचन बदलने से क्रिया शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे नेहा नाचती है, ये स्त्रीलिंग का वाक्य है और अगर हम इसको पुल्लिंग में परिवर्तन करें तो हो जाएगा अजय नाचता है। यहाँ पर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन होने के कारण क्रिया शब्दों में परिवर्तन आ गया है। इसी प्रकार वचन बदलने से भी क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर हम एक वचन का वाक्य लें, बच्चा गीत गाता है, और इस वाक्य को अगर हम बहुवचन में परिवर्तन करें तो हो जाएगा बच्चे गीत गाते हैं। तो यहाँ पर वचन के बदलने के कारण क्रिया शब्दों में परिवर्तन आ गया है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही हैं या दादाजी आ रहे हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना या प्रयोग के आधार पर। पहला कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे यश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में यश कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। यहाँ पर पढ़ता है क्रिया का प्रभाव कर्म अर्थात पुस्तक के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। दूसरा उदाहरण है प्रतीक गिटार बजा रहा है। इस वाक्य में प्रतीक कर्ता है, गिटार कर्म है और बजा रहा है क्रिया है। तो बजाने क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता प्रतीक के ऊपर न पड़कर गिटार के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। एक और उदाहरण बता रही हूँ। मोनू टेलीविजन देखता है। इस वाक्य में मोनू करता है, टेलीविजन कर्म है और देखता है क्रिया है। इस वाक्य में देखता है क्रिया का फल कर्ता मोनू के ऊपर सीधे न पड़कर टेलीविजन अर्थात कर्म के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ये वाक्य भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। सकर्मक क्रिया के भेद।
सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माता दूध पिलाती है, इस वाक्य में दूध कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे राज हर्षिता को चॉकलेट खिलाता है। यहाँ पर राज किसे चॉकलेट खिला रहा है? हर्षिता को। और क्या खिला रहा है? चॉकलेट। तो इस वाक्य में चॉकलेट और हर्षिता दोनों कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया का वाक्य है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया में न तो कर्म होता है और न ही हो सकता है, यानी छिपा हुआ कर्म भी संभव नहीं है। यदि कर्म होगा तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे रोहित पढ़ता है। इस वाक्य में रोहित कुछ न कुछ तो पढ़ रहा है, या तो वो पुस्तक पढ़ रहा है या अखबार पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में छिपा हुआ कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। सामान्यतः क्रिया के सामने क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिल जाए या मिल सकता हो तो क्रिया सकर्मक होती है। यदि प्रश्न पूछने पर क्या, किसे, किसको में से किसी का उत्तर न तो मिले और न मिलना संभव हो तो क्रिया अकर्मक होती है। इस बात को कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे मोहन जा रहा है। क्या जा रहा है? इस वाक्य में हमें कोई उत्तर नहीं मिला तो क्रिया अकर्मक होगी। सुविज्ञा सो रही है। क्या सो रही है? इस वाक्य में भी हमें कोई उत्तर नहीं मिला तो यहाँ पे भी क्रिया अकर्मक होगी। पुनीत पढ़ता है। कोई ना कोई चीज है जिसे पढ़ा जा रहा है, तो इस वाक्य में हमें उत्तर मिल रहा है, कर्म छिपा हुआ है, तो ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। पुनीत संजना को कविता पढ़ाता है। इस वाक्य में भी पुनीत संजना को कविता पढ़ा रहा है। किसे पढ़ाता है? संजना को। और किसी भी विषय की कविता को वो पढ़ा रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। और चूंकि इसमें दो कर्म छिपे हुए हैं तो ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। यदि हमें क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल जाए तो क्रिया द्विकर्मक होती है, और यदि दोनों में से एक का ही उत्तर मिलना संभव हो तो क्रिया एक कर्मक होती है। दूसरा, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला, सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह आया, विनोद गया। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे शिकारी ने हिरन को मार डाला। यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, मारना और मार डाला। मैंने खाना खा लिया था। यहाँ पर भी खा और था दो क्रियाएं हैं। तीसरा, नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखवाना। इस बात को मैं उदाहरण द्वारा आपको समझा रही हूँ। मैंने प्रतीक से निबंध लिखवाया। यहाँ पर मैंने स्वयं निबंध न लिखकर प्रतीक से लिखवाया, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। धोना से धुलवाना। माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए, तो माँ ने स्वयं कपड़े न धुलकर धोबी से धुलवाए, तो यहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पांचवा, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। यहाँ पर मुख्य क्रिया है सोना और उसके पहले एक और क्रिया हुई है दूध पीना, तो दूध पीना यहाँ पर
पूर्वकालिक क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण है, रमेश क्रिकेट खेलकर घर गया। यहाँ पर मुख्य क्रिया है घर जाना, पर इसके पहले एक और क्रिया हुई है खेलना, तो यहाँ पर खेलना पूर्वकालिक क्रिया होगी। कृदंत क्रिया, क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे लिख प्लस ना, लिखना, यहाँ पर ना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। लिख प्लस ता, लिखता, यहाँ पर लिख क्रिया के अंत में ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और लिख प्लस कर, लिख कर, यहाँ पर लिख क्रिया के बाद कर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। कोई भी वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के क्रमशः 6 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया एवं कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग और वचन के अनुसार होता है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य होता है तथा दूसरा कर्म गौण होता